रिएक्टेंट आप उसको कहिएगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, अब प्रोडक्ट आप उसको कहिएगा जो आफ्टर द रिएक्शन बन करके तैयार होगा। एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी हमेशा प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। मैं इसके बारे में अभी थोड़ा देर में आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर रिएक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं और वो लेफ्ट साइड में लिखाता है। आफ्टर द रिएक्शन जो नया बन के तैयार होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं और वो राइट साइड में लिखाता है। तो देखिए, रिएक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। क्या मतलब हो गया? मतलब ये कि जो रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन Cl2। तो अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा, Na का मतलब क्या हुआ? ये जो Na आप देख रहे हैं ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम का सिंबल Na होता है। तो आप जानते हैं कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये हम लोगों के लिए एज ए पॉइजनस होगा। अगर हम लोग सोडियम को अपने टंग पे रख देंगे तो जुबान ही हम लोगों का जल जाएगा और वैसे कभी कीजिएगा नहीं। और अगर कोई सोडियम को अपटेक कर ले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सोडियम इसका मतलब हम लोगों के लिए पॉइजनस है। चलिए अब क्लोरीन पे आते हैं, Cl2 पे। तो आपको पता है कि क्लोरीन डिसइंफेक्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है और इससे जर्म्स को, बैक्टीरिया को किल किया जाता है। तो सोडियम भी पॉइजनस है हम लोगों के लिए और क्लोरीन भी पॉइजनस है, ये दोनों हम लोगों के लिए पॉइजनस है, ठीक है। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि ये सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है NaCl। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि NaCl एक एडिबल साल्ट है, ये हम लोगों के सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। जो टेबल साल्ट जो हम लोग खाते हैं ना, टाटा साल्ट या कोई भी सॉल्ट, उसमें लार्ज अमाउंट में सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो देखिए कितनी अजीब बात है, सोडियम और क्लोरीन दोनों ही नॉन एडिबल है, दोनों को हम लोग नहीं खा सकते, पॉइजनस है। क्लोरीन को अकेला नहीं अपटेक कर सकते, सोडियम को अकेला अपटेक नहीं कर सकते, लेकिन जब ये दोनों मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, तो ये एडिबल है, इसको हम लोग आसानी से खा सकते हैं। और ये जो सॉल्ट होता है ना, वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ओके, तो देखा आपने कि रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है ना प्रोडक्ट से। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे फेसबुक पे ये सवाल भी पूछा था, आज उनको हो सकता है इसका जवाब भी मिल जाए। देखिए, हाइड्रोजन H2, थोड़ा देर पहले मैं बात कर रहा था, और ऑक्सीजन O2। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो इग्निशियस टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है। और जहां तक बात है हाइड्रोजन का, तो ये हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है, तुरंत जल जाता है, तुरंत बर्न कर जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है, तुरंत जल जाता है, इग्निशियस टेम्परेचर भी कम होता है हाइड्रोजन का। जबकि ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन फायर सपोर्टर होता है, ये चीजों को जलाने में मदद करता है। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है, जब रिएक्ट करता है, तो बनाता है क्या? वाटर। और हम जानते हैं कि वाटर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर के काम में आता है, ये आग को बुझाता है। तो देखो, हाइड्रोजन बहुत जल्दी जल जाता है, ऑक्सीजन चीजों को जलाने में मदद करता है, जबकि उसका प्रोडक्ट वाटर ये आग को बुझाता है। तो कितनी अजीब बात है ना कि जो प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है, किससे? रिएक्टेंट से। चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन। कार्बन भी एक अच्छा कंबस्टिबल सब्सटेंस है, आसानी से जल जाता है। फैक्ट्रीज में, घर में आप देखते हो कि ठंड के टाइम में कार्बन को बर्न करते हैं। पहले जो स्टीम इंजन चलता था उसमें कार्बन का ही इस्तेमाल करते थे। ओके, तो कार्बन एक अच्छा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ऑक्सीजन के बारे में आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन फायर सपोर्टर है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो मैंने बताया द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी होगा वो इंटायरली डिफरेंट होगा प्रोडक्ट से। या आप ये भी बोल सकते हो द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। तो ये चीज आपको समझ में आया। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब कोई भी रिएक्टेंट क्यों रिएक्ट करता है, अब प्रोडक्ट क्यों बनाता है? तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर हम लोग कौशल और लिविस के थ्योरी पर आए, जो आप क्लास 9th में पढ़े थे, तो कोई भी एलिमेंट कंबाइन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जी, और तभी वो रिएक्ट करता है तो उससे प्रोडक्ट बनता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हायर क्लासेस में पढ़िएगा, क्लास 11th में, कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना,
उनके पास इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स होते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा, बोलिएगा तो इस पे भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और वो अपने इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करने के लिए ही वो रिएक्ट करते हैं और तब जाकर के वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और कॉसल और लिविस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कंबाइन करता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, जो रिएक्टेंट होते हैं उनके पास हमेशा ज्यादा एनर्जी होता है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट। जी, केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल रूल है। रूल क्या है? मोर एनर्जी लेस स्टेबल। फिर सुनिएगा, मोर एनर्जी लेस स्टेबल एंड लेस एनर्जी मोर स्टेबल। जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा वो कम स्टेबल होता है। आप गैस को देख लो, गैस के पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है और गैस अनस्टेबल होता है, ठीक है। आप सॉलिड को देख लो, उसके पार्टिकल के पास सबसे लीस्ट, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होता है और सॉलिड स्टेबल होता है, उसका शेप फिक्स होता है उसके पार्टिकल का, ओके। तो मोर एनर्जी लेस स्टेबल, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के पास हमेशा ज्यादा एनर्जी होता है। इसका मतलब रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा। जब कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बन जाने में कन्वर्ट कर जाता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो स्टेबल हो जाता है। तो एक चीज समझ में आया कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इसीलिए कन्वर्ट करता है स्टेबल होने के लिए। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट आर लीस्ट स्टेबल, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो ये सारा बात आप लोग समझ गए। अभी फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ओके। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि इस चैप्टर का बैकबोन है और पूरे के पूरे केमिस्ट्री का बैकबोन है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिएक्शन के टोटल कितने टाइप्स है? तो यहां पर क्लास 10th में आपको कुल मिलाकर के 6 तरीके का रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके भी अंदर छोटे छोटे कुछ सब टाइप्स है, कुछ और छोटे छोटे टाइप्स आपको मिलेंगे। तो फिलहाल यहां पर हम लोग देखते हैं 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखिए, सबसे पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहा हूं और ये रिएक्शन को शॉर्ट में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, RK⁻n। ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, ओके। जैसे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ना, उसी तरह रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हीट हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। ये दोनों अलग अलग है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे रिडॉक्स। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड का मतलब रिडक्शन होता है, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, जिसको कलेक्टिवली हम लोग रिडॉक्स लिखते हैं। जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो वहां पर रिडॉक्स नाम से एक अलग से एक चैप्टर ही है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा, ये जितना भी टाइप्स रिएक्शन का, ये सब केमिस्ट्री के लिए बैकबोन है। अगर आप 10th में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बारी बारी से सारे टॉपिक से रूबरू कराऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना। अब अगले क्लास में हम लोग रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए एक मैसेज है, देखिए अभी कोविड-19 ऑलमोस्ट सब पूरे कंट्री में फैल चुका है। आप ज्यादा से ज्यादा घर पे ही टाइम दीजिए, घर से बाहर मत निकलिए। अगर निकलिए भी तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, घर में सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए और लोगों से डिस्टेंस बनाइए। घर में भी लोगों से डिस्टेंस बनाइए। जिन लोगों पे आपको शक हो कि अगला हो सकता है किसी वायरल से या किसी भी तरीके के डिजीज से मे नॉट बी इन्फेक्टेड है, तो वैसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। खुद का ध्यान रखिए और कंट्री का भी ध्यान रखिए। सेफ रहिए, सेफ इन्वायरमेंट पैदा कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।